हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धनजीलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इस चैनल पर मैंने कंप्लीट इंडिया मैप करवा रहा हूँ पॉलिटिकल तरीके से और फिजियोलॉजिकल तरीके से। और इस पर मैंने चैनल पर 2011 से लेकर 2024 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। और अब मैं टेस्ट सीरीज़ लगा रहा हूँ इस पे। ये 10th नंबर की टेस्ट सीरीज़ है और मेरा बीच में आपका टाइम ख़राब करना मकसद नहीं होता। और आप अच्छी तरह से तैयारी करें साथियों। 25 मई को एग्ज़ाम आ चुकी है और जिन साथियों ने फार्म भरा नहीं हो वो आज लास्ट डेट है, भर सकते हो 18 तारीख। और कोई उसमें आपको एडिट करना है या कुछ नाम में या जन्म तिथि में या कोई आपने कोई सूचना छुपाई हो उसको आप एडिट कर सकते हो 25 फरवरी तक। बाद में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप अपना ईमानदारी से फॉर्म भरें, कोई भी चीज़ फॉर्म से रिलेटेड ना छिपाए। क्वेश्चन नंबर 81, किसी राज्य के मादी वक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन 1, मादी वक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। ऑप्शन 2, उसके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। ऑप्शन 3, यह राज्यपाल के पश्चात अपना पद धारण करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर है कौन से? ऑप्शन बी, 2 कथन सही है। जो राज्य में महाधिवक्ता जनरल ऑफ एडवोकेट की नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। और जो ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि उसके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य की विधानसभा नहीं करती है, वहाँ का राज्यपाल करता है। इसलिए ऑप्शन 2 गलत है, जबकि ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय ने रखा था। ऑप्शन 2, इसका गठन 1945 में बेबल प्लान द्वारा तैयार की गई योजनाओं के तहत किया गया था। ऑप्शन 3, इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था। उपरोक्त में कथनों में से कितने सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन तीनों में से एक कथन सही है। ऑप्शन 1 सही है क्योंकि 1934 में संविधान सभा का विचार पहली बार M.N. रॉय ने दिया था और इसका गठन 1986 में कैबिनेट मिशन के आने के बाद में किया गया था। इसके सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से तथा नियुक्तियों के द्वारा किया गया था। इसलिए ऑप्शन 2, 3 दोनों गलत है, जबकि ऑप्शन 1 सही है। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है? ऑप्शन ए, लिखित संविधान। ऑप्शन बी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन सी, सरकार की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन डी, सरकार का गणतंत्रीय स्वरूप। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की समितियां और अध्यक्ष। ऑप्शन 1, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 2, प्रक्रिया समिति के नियम वल्लभ भाई पटेल।
ऑप्शन 3 संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद ये अध्यक्ष थे। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। राज्यसभा समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और प्रक्रिया समिति के भी नियम के सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। जो ये वल्लभ भाई पटेल थे वो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। एक बार मैं ये इम्पोर्टेंट है, कई बार भी इससे क्वेश्चन पूछा था। एक बार मैं सभी समितियों के अध्यक्ष का नाम बता देता हूँ। संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पारो समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और फिर उप समितियाँ थी मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे SC मुखर्जी, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदोली इसके अध्यक्ष थे। जो पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम से संबंधित जो क्षेत्र था उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोली। और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा उस समिति के अध्यक्ष थे AB ठक्कर। बाकी प्रक्रिया समिति के नियम और संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या वह अपने क्षेत्र का एक हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र के पक्ष में सौंप सकता है? ऑप्शन 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ है भारत से ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं है और वह अपने मामलों का संचालन करने में स्वतंत्र है। विपरीत कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 संघीय लोक सेवा आयोग, ऑप्शन 2 केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन 3 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, ऑप्शन 4 अखिल भारतीय संघ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में उपरोक्त में से कितने प्रावधान किए गए थे? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी चारों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। कौन कौन से? संघीय लोक सेवा आयोग, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना और अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत निम्नलिखित में से कितने मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन 1 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन 2 महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ऑप्शन 3 बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर पैदा करना, ऑप्शन 4 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है मतलब ऑप्शन ए। ये चारों में से 2 मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन 1 सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, जबकि ऑप्शन 3 और 4 बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर पैदा करना और ऑप्शन 4 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना ये DPSP है, मतलब राज्य नीति निर्देशक तत्व है। इसलिए चारों में से 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 यह दुबई में आयोजित UNFCCC के COP 28 के दौरान शुरू की गई भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच एक संयुक्त साझेदारी है। ऑप्शन 2 इसका प्राथमिक उद्देश्य
पश्चिमी एशिया देशों से आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों कथन ही सही नहीं है, क्योंकि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया भारत और डेनमार्क के बीच शुरू हुआ COP28 के दौरान, और इसका प्राथमिक उद्देश्य है सैद्धांतिक ऊर्जा का विकास करना। इसलिए दोनों कथन ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसने भारत के राज सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसकी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को स्थानांतरित कर दी। ऑप्शन बी, इसने संविधान सभा को नए संविधान का मसौदा तैयार करने और लागू होने तक सामान्य कानून बनाने का अधिकार दिया। ऑप्शन सी, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज को करनी थी। ऑप्शन डी, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ शामिल हो सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। तो इसमें ऑप्शन बी और सी, डी दोनों सही है, जबकि इसमें ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि राज सचिव का पद समाप्त नहीं किया गया था और उसकी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को स्थानांतरित नहीं की गई थी, क्योंकि 1947 के बाद भी। अब मुझे कमेंट्स में आप ये बताएं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भारतीय कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया है। इसे भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 150, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी अनुच्छेद 110। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 280, जबकि अनुच्छेद 370 रद्द कर दिया, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 150 कैग से संबंधित है, भारत के नियंत्रक माल्यका परीक्षा से संबंधित है। हेलो साथियों, सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जय हिंद, जय भारत। अच्छी तैयारी करो, समय नज़दीक आ गया है, अपने सपनों को पूरा करो। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।